हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट का एक चैप्टर वैश्वीकरण हिंदी भाषा संस्कृति और साहित्य को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, चैप्टर को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में रहती है तो एक बार आप सिलेबस देख लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, सिलेबस वगैरह का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो प्लेलिस्ट में आपको पहले सिलेबस की वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी। बाकी सिलेबस में बस आपको हल्का हल्का देखना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाकी मेन फोकस आपको ना वीडियोस पर ही करना है, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं। कई बार चैप्टर्स में कुछ जो रेयर टॉपिक्स होते हैं जो यूज़फुल नहीं होते हैं उनको स्किप भी कर दिया जाता है, कई बार कुछ टॉपिक ऐड भी कर दिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें आपके लिए मतलब वीडियो में ही आपको पढ़ाई जाती हैं। तो वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस बस आपको एक बार देखना होता है कि हल्का हल्का आपने देख लिया कि कौन से टॉपिक्स हैं। और बाकी मैं थंबनेल पर साफ तौर पर स्पष्ट कर ही देता हूँ कि आपका कौन सा चैप्टर है, नंबर वगैरह सब थंबनेल पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है, तो आप थंबनेल को भी अच्छे से देख लिया करो। तो थोड़ी सी यहाँ पे इधर उधर की बातें कर ली हमने, लेकिन अब डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं वैश्वीकरण हिंदी भाषा संस्कृति और साहित्य की। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले बात करनी है कि आखिर वैश्वीकरण क्या होता है। ठीक है, अब वैश्वीकरण क्या होता है, आपने अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो वैश्वीकरण आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं पूरा जीरो से स्टार्टिंग करते हुए आपको समझाता हूँ। तो देखो दोस्तों, वैश्वीकरण अभी हम ग्रामर के अकॉर्डिंग यानी कि अभी किताब के अकॉर्डिंग पढ़ने से पहले मैं आपको ज़मीनी स्तर पर बता देता हूँ कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। देखो, ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का मतलब बिल्कुल साफ है कि आज के टाइम पर हम ये जो आदान प्रदान देख रहे हैं, एक देश की चीज़ें दूसरे देश में जा रही हैं, दूसरे देश की चीज़ें किसी तीसरे देश में फ़्लो हो रही हैं। तो ये जो फ़्लो होने का जो पूरा मतलब एक मतलब सर्कल सा बन गया है, एक देश से दूसरे देश में चीज़ें फ़्लो हो रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश में। अब इंटरनेट के माध्यम से एक ही क्षेत्र में हम रहकर पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जितने भी देश हैं विश्व के, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं यही है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब यही है कि पूरा विश्व आज जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है यही है वैश्वीकरण। तो ये बस मैंने ज़मीनी स्तर पर आपको समझाया कि वैश्वीकरण को आप किस तरह देख सकते हैं वर्तमान समय में। अभी इसके पूरी किताब के अकॉर्डिंग बात करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, 1990 के दशक में, जब 1990 का दशक प्रारंभ हुआ, 1991, 92, 93, जब ये पूरा मतलब दशक शुरू हुआ, तो इस दशक में वैश्वीकरण की जो धारणा थी वो बहुत तेज़ी से फैली विश्व में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं 1991 में शीत युद्ध पूरी तरह ख़त्म हो चुका था, कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, सोवियत संघ का विघटन हो गया और वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से फैला। ठीक है, ये सामान्य बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब वैश्वीकरण की डायरेक्ट मीनिंग की बात करूँ मैं तो किसी वस्तु, विचार, सेवा या पूंजी का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध यानी कि बिना किसी बाधा के आदान प्रदान को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु, विचार, सेवा या पूंजी का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे ये आपको बात समझ में आ गई। सिंपल सी बात है, जब किसी एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का, सामान का आदान प्रदान हो रहा है बिना किसी रोक टोक के, खुला व्यापार हो रहा है, विचारों का, आइडियाज़ का फैलाव हो रहा है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कई सारे बेंगलुरु में जो लोग हैं वो अमेरिका के लिए काम करते हैं, अमेरिकी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो माइंड है, उनका यूज़ हम अमेरिकी कंपनियों के अंतर्गत कर रहे हैं या अमेरिका कर रहा है। तो मतलब क्या है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अब अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी है, जापान की कोई टेक्नोलॉजी है, वो भारत में आ रही है, तो ये क्या है, विचारों का आदान प्रदान है, सेवाओं का आदान प्रदान है, कैपिटल्स का, बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं वो किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूंजी का आदान प्रदान हो रहा है, एक देश दूसरे देश को लोन दे रहा है। कई सारे बैंक हैं, विश्व बैंक हैं वर्ल्ड लेवल पे जो लोन दे रहा है किसी दूसरे देश को। मतलब कैपिटल, पूंजी का फ्लो हो रहा है, पूरे देश में फैल रही है पूंजी पूरे विश्व में। तो ये क्या है, यही है वैश्वीकरण। जब ये सारी चीज़ें निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के बहुत ही आसानी से होती हैं तो यही प्रक्रिया, यही जो सिचुएशन है वैश्वीकरण कहलाती है। तो यहाँ तक आपको सामान्य बातें समझ में आई, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें आएंगी आपको समझ में। देखो,
वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी व सांस्कृतिक पक्ष या आयाम होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वैश्वीकरण है ना, वो राजनीति में भी हुआ है, आर्थिक स्थिति में भी हुआ है, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, वहाँ पर भी वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, और जो संस्कृति है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है। तो ये अलग अलग आस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग ये आयाम हैं वैश्वीकरण के। इसे हमें डिटेल में नहीं समझना, लेकिन हाँ आप समझ रहे हैं, बहुत ईजी है कि वैश्वीकरण ने राजनीति पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है, संस्कृति में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है वैश्वीकरण का, तो यही इसका अर्थ है। तो वैश्वीकरण काफ़ी एक बड़ा विचार है, बड़ी गतिविधि है। वैश्वीकरण की भौगोलिक सीमाओं का, वैश्वीकरण को भौगोलिक सीमाओं का ना होना और भौगोलिक दूरियों की समाप्ति को माना जा सकता है। देखो, वैश्वीकरण हम मान सकते हैं जब भौगोलिक सीमाएं ना हो, या जो भौगोलिक दूरियां हैं जब वो समाप्त होने लगें, तो इसको हम वैश्वीकरण मान सकते हैं। जैसे कि आज वर्तमान समय में हो भी रहा है, जो दूरियां हैं, जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं एक देश से दूसरे देश की, अब वो ना के बराबर रह गई हैं। हालांकि उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक देश से दूसरे देश में आना जाना काफ़ी ईजी हो गया है, वस्तुओं का आना जाना। तो ऐसा लगता है कि भौगोलिक सीमाएं मतलब काफ़ी हद तक एक कम इम्पोर्टेंस रखती हैं जब हम वस्तुओं के या सेवाओं के आदान प्रदान की बात करते हैं तब, और ऐसी स्थिति को ही वैश्वीकरण के रूप में देखा जाता है। अब वैश्वीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से होना शुरू हो गया था काफ़ी तेज़ी से, लेकिन क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही शीत युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके कारण उतनी तेज़ी से वैश्वीकरण नहीं हो पाता जितना कि 1991 के बाद होना शुरू हुआ था। तो वैश्वीकरण थोड़ा सा गति धीमी हो जाती है वैश्वीकरण की पूरे विश्व में, क्योंकि शीत युद्ध शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1990 के दशक में शीत युद्ध का पूरी तरह अंत हो जाता है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति होती है, जिससे वैश्वीकरण की जो गति थी, जो स्पीड थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। देखो, सिंपल सी बात है, सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है, सोवियत संघ खत्म हो जाता है, तो कई सारे नए देश सामने आते हैं उसके विघटन होने के परिणाम स्वरूप। साथ में जो एक तरफ जो अमेरिका को जो काउंटर करने वाला जो व्यक्ति था, यानी कि जो देश था यूएसएसआर, अब वो पूरी तरह खत्म हो गया है। और अमेरिका की जो नीतियाँ रही हैं, जो वेस्टर्न यूरोप की जो नीतियाँ हैं, वो साफ तौर पर ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को बढ़ाती हैं। तो वो एक तरह से पूंजीवाद के तहत, उदारवादी नीतियों के तहत वैश्वीकरण को पूरी तरह बढ़ावा उनके द्वारा दिया गया 1990 के दशक के बाद साफ तौर पर, और उसे रोकने वाला अब यूएसएसआर नहीं था। समाजवादी विचारधारा हार चुकी थी, पूंजीवादी विचारधारा जीत चुकी थी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो वैश्वीकरण की गति और ज़्यादा तेज हो जाती है 1990 के दशक के बाद, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और इससे भी सबसे बड़ी बात कि जो आईसीटी, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, इसमें रिवॉल्यूशन होता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति होती है। देखो, सिंपल सी बात है, जो सैटेलाइट से संबंधित जो मतलब तकनीक थी, जो कॉल करने से संबंधित जो तकनीक थी, सूचनाओं का जैसे कि इंटरनेट जैसी जो तकनीक थी, अब वो विकसित होना शुरू हो जाती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर ग्लोबलाइजेशन होना शुरू होता है, और आज इसका असर हम देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सामान्य बातें कर ली कि ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, इसको हमने सामान्य रूप में समझ लिया, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक, जितनी बातें आपको समझ में आई वो आपके माइंड में सेव हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ खास समझ आया या नहीं आया, लेकिन फिर भी आपके माइंड में सारी बातें सेव हैं, घबराइए मत। तो यहाँ तक आपको वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ समझ में आ गया, और जितनी भी बातें मैं बताता हूँ वो सब अगर लिख के आओगे ना एग्जाम में, बिल्कुल परफेक्ट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर ये आपका हिंदी का एग्जाम है तो इंग्लिश इतना यूज़ नहीं करनी है आपको, आराम से हिंदी में आप पूरा लिख कर आइए, कोई दिक्कत नहीं। जो इतने अगर मैं समझाता हूँ कुछ चीज़, जो पॉइंट अगर उसे भी आप लिखें तो वो भी सही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वैश्वीकरण का इतिहास की, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इतिहास क्या है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है, कई सारे जो विद्वान हैं आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई ये जो वैश्वीकरण है वो 20वीं शताब्दी में ही सामने आया है, पहले तो था ही नहीं वैश्वीकरण। तो ऐसा नहीं है, वैश्वीकरण बहुत पुराना है, तो इसीलिए इसका एक अपना इतिहास भी है। तो अब वैश्वीकरण का क्या इतिहास है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। जो सामान्य विद्वानों का जो मानना है उसके अकॉर्डिंग हम वैश्वीकरण के इतिहास को देख लेते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है। वैश्वीकरण की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वान इस बात को अस्वीकार करते हैं कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी की देन है। साफ तौर पर बहुत सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि 20वीं शताब्दी की देन नहीं है, उससे पहले भी वैश्वीकरण था। अब क्या इतिहास है, एक बार इसके इतिहास को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वैश्वीकरण का जो स्वरूप है वो तो प्राचीन काल से ही विकसित होता चला आ रहा है। कई इतिहासकार, राजा, व्यापारी या अन्य लोग प्राचीन काल से ही धन, शक्ति व ज्ञान
की खोज में नए नए मार्गों की तलाश करते हुए दूर दराज की यात्राएं किया करते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेशम मार्ग। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण के इतिहास की। तो इतिहास की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो प्राचीन काल से इसका स्वरूप हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से वैश्वीकरण होता चला आ रहा है, जो आगे चलकर विकसित हुआ। तो जैसा कि हम यहाँ पे सबसे जो पुराना उदाहरण मिलता है हमें वैश्वीकरण का, वो है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग के द्वारा जो चीन का जो एरिया था वो बहुत बड़े एशिया के क्षेत्र को साथ में बहुत सारे यूरोप के क्षेत्र को जोड़ता था रेशम मार्ग। इसके द्वारा कई सारे जो यात्री थे मतलब व्यापार वगैरह करते थे। और साथ में जैसे कि हम जानते हैं, ये तो उदाहरण है, बाकी जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि उस समय भी प्राचीन काल में भी हमने कई सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं कि जो इतिहासकार थे, जो राजा थे, जो व्यापारी थे और कुछ अन्य लोग थे, वो कई लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना लगा था। विचारों का आदान प्रदान पहले भी हुआ करता था। बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु थे कई बार वो चीन गए थे, जापान तक पहुँचे थे। कई सारे जो ब्राह्मण थे वो कई जो साउथ पूर्वी मतलब दक्षिण पूर्वी जो भारत है वहाँ पर बसे थे कई सारे ब्राह्मण भारत से। प्राचीन काल की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि प्राचीन काल में भी वैश्वीकरण था, जो कि इस स्वरूप में था। तो उस समय भी धन शक्ति के लालच में या धन शक्ति व ज्ञान के इच्छा में लोग खोज में निकलते थे, नए नए मार्गों की तलाश करते हुए यात्राएं किया करते थे। तो ये बातें थी। वैश्वीकरण का स्वरूप तो प्राचीन काल से ही विकसित, ये तो मैंने पढ़ाई दिया। तो यहाँ बात हो गई प्राचीन काल की। हमने अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। तो मध्यकाल में भी जो चंगेज खान था और तैमूर वंश के साम्राज्य ने, चंगेज खान और तैमूर वंश के साम्राज्य ने विश्व के एक बड़े भूभाग को आपस में जोड़ा था, जिसे आधुनिक वैश्वीकरण का अल्प विकसित रूप माना जा सकता है। लेकिन वास्तविक वैश्वीकरण की शुरुआत आधुनिक काल में विशेषकर औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप और अफ्रीकी देशों के मध्य व्यापारिक संपर्कों के विस्तार में देखी जा सकती है। मेडाइवल पीरियड में अगर हम बात करें तो मध्यकाल में चंगेज खान का एक बहुत बड़ा साम्राज्य देखने को मिलता है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र को आपस में जोड़ा गया था और आदान प्रदान हो रहा था बहुत बड़े क्षेत्र में। तो ये भी मध्यकाल में एक वैश्वीकरण का उदाहरण दिखाई देता है। इसके साथ और भी गतिविधियां जारी थी, जैसे कि नए नए देशों की खोज वगैरह। जो यूरोपीय देश थे वो नए नए देशों की खोज भी कर रहे थे मेडाइवल टाइम पर ही, मध्यकाल में ही नए नए देशों की खोज हो रही थी। व्यापार वगैरह तो 16वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था, 17वीं शताब्दी से ही व्यापार वगैरह शुरू हो गया था, लेकिन इस समय आधुनिक काल आ चुका था। तो यहाँ तक हमने मध्यकाल को हल्का सा देख लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं आधुनिक काल की, ठीक है, तो आधुनिक काल में जो वैश्वीकरण था वो मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ ही हुआ। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप और अफ्रीका के देशों के बीच जो व्यापार संपर्क बहुत ज़्यादा जो बढ़ गए, इसी के चलते वैश्वीकरण हुआ था। अब बात को समझो। देखो, 15वीं शताब्दी से ही जो यूरोपीय लोग थे वो समुद्रों के द्वारा नए मार्गों की तलाश कर रहे थे भारत पहुंचने के लिए। ना केवल भारत पहुंचने के लिए बल्कि वो नए नए देशों, नए नए मतलब खोज उनके द्वारा जारी कर दी गई। 15वीं शताब्दी के बाद से स्टार्टिंग हो गई थी। नए नए बेड़े बनाए गए, जहाज बनाए गए समुद्र के लिए, ताकि खोज की जा सके। आगे चलकर ब्राज़ील की खोज हुई मतलब अमेरिका की खोज हुई। किसी को नहीं पता था कि अमेरिका भी एक जगह है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि यूरोपीय लोगों ने समुद्र के रास्ते से नई नई खोजों के माध्यम से कई सारे देशों को अपना उपनिवेश बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। जैसे कि भारत के रास्ते की उन्होंने जब खोज करी तो फिर उन्होंने भारत के साथ व्यापार वगैरह शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे उन्होंने भारत को गुलाम बना लिया अंग्रेज़ों ने। और फ्रांसीसियों ने इंडोनेशिया को उपनिवेश बना लिया। पुर्तगाल ने गोवा को, ब्राज़ील को अपना उपनिवेश बना लिया। मतलब अब जो विश्व था वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। अब बड़े बड़े शिप्स चलने लगे। अब यूरोप के देशों ने पूरे विश्व पर एक तरह से राज करना शुरू कर दिया। उनके लोग पूरी जगह फैल गए, आदान प्रदान ज़्यादा होने लगा, जो ट्रेड था वो ज़्यादा होने लगा, जो व्यापार वगैरह था वो काफ़ी बढ़ गया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका वगैरह के देशों के बीच जो व्यापारिक संपर्क थे वो बढ़ गए। इसमें हालांकि यूरोप को ही फ़ायदा था, लेकिन फिर ये जो संपर्क था वो बढ़ गया और औद्योगिक क्रांति हुई। क्योंकि अब जो फैक्ट्रियां थी यूरोप में, जो लगाई गई फैक्ट्रियां थी या जो कच्चा माल आ रहा था, उसके परिणाम स्वरूप यूरोप में औद्योगिक क्रांति सामने आती है। और इस औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही एक बड़े पैमाने पर हमें वैश्वीकरण देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जो आधुनिक काल था उसमें हमें
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही वैश्वीकरण देखने को मिलता है और इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी एक अहम रोल था। ठीक है, आधुनिक काल में ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे और इन्हीं के परिणाम स्वरूप एक बड़ा विश्व आपस में कनेक्ट हुआ, जुड़ा, संपर्क में आया और वैश्वीकरण हुआ। तो ये हमने आधुनिक काल की बात कर ली, लेकिन धीरे धीरे जब हम आधुनिक काल में और आगे बढ़ते हैं तो हम आगे चलकर देखते हैं कि 19वीं सदी का, अब इसे होल्ड पर रखो, लेकिन 1950 के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, नवीन विज्ञान, देखो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मैंने लिख दिया, अब तकनीकी विकास लिख देना, नवीन ज्ञान का उत्पादों का विकास के कारण वैश्वीकरण हुआ। लेकिन 1950 के बाद जब हम बात करते हैं ना, तो 1950 के बाद हम देखते हैं कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई जो एक देश से कई अधिक देशों में अपनी कंपनियां खोलना उन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामने आई, मल्टीनेशनल कंपनीज सामने आई, कॉरपोरेशन सामने आई, उनका विस्तार हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई 1950 के दशक के बाद, और इसी के तहत वैश्वीकरण का विकास हुआ, नई नई वैज्ञानिक खोज की जाने लगी। ठीक है, तो ये आविष्कार वगैरह हुए, तो इन्हीं के परिणाम स्वरूप 1950 के बाद काफ़ी तेज़ी से वैश्वीकरण हुआ। और यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और 19वीं सदी का जो वैश्वीकरण था वो औद्योगिक क्रांति पर ही टिका हुआ था, उसी से संबंधित था। लेकिन 1950 के बाद जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां वगैरह आती हैं तो काफ़ी तेज़ी से वैश्वीकरण होता है। यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं, कन्फ्यूज़न नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इसे कंक्लूड कर लेता हूँ मैं। देखो, अगर हम बात करते हैं वैश्वीकरण के इतिहास की, ग्लोबलाइजेशन के हिस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ तो 3 तरह से हम यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं। देखो, एंशियंट टाइम की जब हम बात करते हैं, प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में वैश्वीकरण था। कैसा था? काफ़ी छोटे पैमाने पर था, लेकिन था, मतलब उतना स्पीड नहीं थी, लेकिन थी। जैसे रेशम मार का एक उदाहरण हमें मिलता है। मध्यकाल की बात करें तो चंगेज खान, तैमूर वंश के साम्राज्य का उदाहरण हमें मिलता है। और जो मॉडर्न टाइम था, जो आधुनिक काल था, इस समय औद्योगिक क्रांति सामने आई थी। और फिर औद्योगिक क्रांति के बाद हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, 1950 के बाद तकनीकी विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से होता है। और आज के टाइम पर उसी का ये फलस्वरूप है कि 1990 के दशक के बाद हम देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से वैश्वीकरण हुआ है। तो ये सामान्य बातें थी, बस आपको समझना है, समझ में आ गया तो आप आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वैश्वीकरण की विशेषताओं की, तो इसकी सबसे पहले विशेषता है कि वैश्वीकरण से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती हैं एक देश से दूसरे देश में। देखो, सिंपल सी बात है, एक देश से दूसरे देश की जो रिलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, यानी कि व्यापार वगैरह है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियों का मतलब जैसे कि आज हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ डिप्लोमेसी के तहत अपने राजदूत भेजता है दूसरे देश में, और बहुत तरीक़ों से राजनीतिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। तो मतलब राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं, सामाजिक, आर्थिक, ये सारी गतिविधियां एक देश से दूसरे देश में बढ़ती हैं। इसके साथ ही कोई भी घटना विश्व में किसी भी कोने में घटती है तो उसका प्रभाव अन्य जगहों पर भी पड़ता है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आज वर्तमान समय में अगर विश्व जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, तो अगर हम देखें तो अगर कहीं पर भी कोई घटना घटित होती है तो उसका प्रभाव अन्य जगहों पर भी पड़ता है। ठीक है, यही है वैश्वीकरण, जो कि मतलब यही चीज़ वैश्वीकरण को दर्शाती है कि अगर अमेरिका में कुछ होता है तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। अगर अमेरिका में जैसे कि 2008 में आर्थिक संकट आया था तो उसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा था। अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी, आतंकवादी घटना, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर देखा गया था। और आतंकवाद का मतलब सामना करने के लिए जो विश्व है वो पूरा एकजुट हुआ था। तो कहने का मतलब यही है कि चाहे किसी भी देश पर या किसी भी कोने में, अमेरिका ही नहीं, कहीं पर भी अगर कोई घटना घटित होती है विश्व में, तो उसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध ही ले लो, ये जो युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध, तो इसके कारण भी कई सारी चीज़ों पर इसका इफेक्ट देखा जा सकता है विश्व में। वैश्वीकरण से मनुष्य की गतिविधियां तेज हो गई। यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो ये है कि टाइम स्पेस कंप्रेशन, मतलब यह है कि अब बहुत ही कम समय में मनुष्य लंबी दूरियां तय कर सकता है। ठीक है, उसकी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही वैश्वीकरण की एक विशेषता है विक्षेत्रीकरण, डी टेरिटोरियलाइजेशन, मतलब बिना सीमाओं वाली दुनिया। अब वैश्वीकरण के अंतर्गत सीमा, मतलब जो बाउंड्रीज हैं वो खत्म सी होती दिखाई देती हैं। देखो, मैं बार बार कहूँगा, जो बाउंड्रीज हैं वो
एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी देश के लिए। स्पेशली हम भारत, पाकिस्तान, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में साफ तौर पर देख सकते हैं। अगर बाउंड्रीज़ को लेकर हल्का सा भी इन सभी देशों में कुछ हल्का सा भी टेंशन होता है तो सारे रिलेशन तुरंत के तुरंत ख़त्म करने की भी बात आ जाती है। तो इस तरह आप कह सकते हो सीमाएं या बाउंड्रीज़ एक सभी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो इसने पूरे विश्व को बिना सीमाओं वाला बना दिया है। ऐसा क्षेत्र बना दिया है कि आप भारत में बैठकर पाकिस्तान की न्यूज़ देख सकते हो। आप भारत में रहकर अमेरिका या जापान में क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है, आप देख सकते हो। तो ये है कि बिना सीमाओं वाली दुनिया बना दी है वैश्वीकरण ने। पूंजी का प्रभाव बढ़ा है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका बढ़ गई है। अब देखो, जो पूंजी का प्रवाह है, यहाँ पे प्रवाह आएगा, पूंजी का प्रभाव नहीं होगा। प्रवाह मतलब फ्लो, जो पूंजी का फ्लो है, जो प्रवाह है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। जो प्रवाह है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। एक देश से दूसरे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज भारत के लोग अमेरिका के कई सारे मतलब कंपनियाँ हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अमेरिका के या इंग्लैंड के या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ के इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है, पूंजी का प्रवाह दिखा रहा है ये। और जो एमएनसीज़ हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से कई सारे देशों में होती हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों को लागू करने के लिए सरकारों पर दबाव भी पड़ता है। अब एक विशेषता ये है वैश्वीकरण की, ग्लोबलाइजेशन की, कि अब अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसको लागू करना सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता है। सरकार पर दबाव रहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करे, उसको लागू करे। अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है, जो विश्व लेवल पर इंटरनेशनल जब कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पर कोई संधि होती है, कोई समझौता होता है, तो उसको लागू करना सरकार के लिए दबावपूर्ण होता है। कहने का मतलब ये है कि सरकार तो हमेशा स्वतंत्र रहती है, लेकिन फिर भी वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप हर सरकार पर दबाव रहता है कि वो विश्व की भी बातों को थोड़ा माने। राष्ट्रीय सरकारें आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के लिए नियमों को मानने के लिए बाध्य हो जाती हैं। अब देखो, वैश्वीकरण ने क्या कर दिया है पूरे विश्व में, जो कई सारे संगठन हैं, आईएमएफ हो गया, WFB हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, तो ये ऐसे संगठन हैं जिनकी बातें सरकार को मानना अनिवार्य हो जाता है। सरकार को देखो, अब भारत जो है वो WTO का सदस्य है। अब भारत WTO के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर विरुद्ध जाएगा तो या तो सदस्यता छोड़ दे, या तो फिर मतलब उसके जो भी प्रतिबंध मतलब अगर कानून तोड़ता है भारत WTO का, तो फिर उस पर अलग एक टैक्स लगेगा या जो भी होगा, प्रक्रिया चलेगी। इसके साथ ही अभी IMF जो है वो पाकिस्तान को लोन देने के मतलब मूड में है कि हाँ, वो पाकिस्तान को पैसा देना चाह रहा है। पाकिस्तान ने उससे मांगा भी था, तो IMF देने के लिए तैयार है पैसा, लेकिन साथ में कई सारी शर्तें IMF कई सारी शर्तें लागू कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि देश को इनकी बातें माननी पड़ती हैं, बाध्यकारी हो जाता है, और वैश्वीकरण का परिणाम है ये। दुनिया भर में लोगों की गतिशीलता बढ़ी है। अब लोग काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं एक दूसरे देश में। भारतीय लोग कितने सारे अमेरिका में जा रहे हैं काम करने, दुबई जा रहे हैं, तो काफ़ी तेज़ी से गतिशीलता बढ़ गई है। यहाँ पर समान सेवाएं और विचार काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। विचार हो गए, काफ़ी जो आइडियाज़ हैं दोस्तों, बहुत सारे जो भारतीय लोग हैं आज भी कंप्यूटर पर बैठकर अमेरिका के कंपनियों के लिए कार्य कर रहे हैं। वो अपने विचार से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। तो क्या है ये दिखाता है कि आइडियाज़ का फ्लो कितनी तेज़ी से हो रहा है वैश्वीकरण में। इसके साथ ही सांस्कृतिक एकरूपता के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान का क्षरण। वैश्वीकरण की एक विशेषता ये भी है कि सांस्कृतिक एकरूपता होती है। मतलब ये कि एक जैसी संस्कृति फैल रही है, स्पेशली जो यूरोपीय संस्कृति है वो पूरे विश्व में फैल रही है। आज हम बर्गर, जो पिज़्ज़ा हो गया, जीन्स हो गया, ये जो चीज़ें हैं, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, इसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और यही फैल रहा है, जाहिर सी बात है। तो ये सांस्कृतिक एकरूपता को दर्शा रहा है। एकरूपता का मतलब अगर जो अलग अलग हमारी संस्कृतियां हैं उसमें एकरूपता आ रही, समानता आ रही है। और समानता का खतरा ये है दोस्तों कि अगर हम सभी समान हो जाएंगे तो जो विविधता है, जो हमारी खुद की संस्कृति है, वो नष्ट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि जो यूरोपीय लोग हैं या जो अमेरिका है वो अफ्रीका की किसी डिश को फेमस कर रहे हैं। वो लोग, हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब सूडान में कौन सी डिश फेमस होगी, वो उसके बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? मुझे तो नहीं है। तो हमें उनके बारे में नहीं पता, उनकी संस्कृतियों के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यूरोप की संस्कृति फैल रही है, उन्हीं की संस्कृति सिर्फ पूरे वर्ल्ड में छा रही है। तो ये गलत है, समानता के कारण ये गलत है। तेज़ी से बढ़ रही राजनीतिक और आर्थिक निर्भरता। अब एक और यहाँ पे दिक्कत यह है, यह एक विशेषता है यहाँ पर। तो विशेषता यह है वैश्वीकरण की, जो वैश्वीकरण है उसके कारण
राजनीतिक और आर्थिक निर्भरता बढ़ गई है। एक दूसरे के प्रति जो देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। अब भारत पाकिस्तान के बीच कितना ही टेंशन क्यों ना हो, लेकिन ट्रेड कम नहीं हो रहा, व्यापार कम नहीं हो रहा। उसका कारण सिर्फ यही है, निर्भरता। भाई व्यापार इसलिए कम नहीं हो रहा क्योंकि निर्भरता भी है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली दोस्तों वैश्वीकरण की विशेषताओं की, बहुत ही जल्दी हमने बात कर ली। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही की जा रही हैं, इंपॉर्टेंट थी, और यहाँ तक हमने वैश्वीकरण के टॉपिक को कवर किया है। देखो सिंपल सी बात है, आपके चैप्टर में यहाँ पर आपको पढ़ना था कि जो वैश्वीकरण है वो क्या है और उसका हिंदी भाषा के साथ क्या रिलेशन है, संस्कृति के साथ क्या रिलेशन है, साहित्य के साथ क्या रिलेशन है। तो अभी हमने पहले एक छोटा सा सब टॉपिक कवर किया कि वैश्वीकरण क्या है, क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रभाव हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हिंदी भाषा के साथ इसका कैसा रिलेशन है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ, कुछ वैश्वीकरण के कुछ समर्थक हैं और कुछ आलोचक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मुझे पढ़ाना है आपको, जो मैं भूल गया अभी। कई बार ना यहाँ पे समर्थक लिखा है ना, तो आप इसे सकारात्मक प्रभाव भी कह सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो वैश्वीकरण के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो होना चाहिए। वैश्वीकरण से क्या होता है, राष्ट्रों का तीव्र आर्थिक विकास होता है, मतलब पैसे के मामले में विकास होता है देशों का, और विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है किसी भी देश की। ठीक है, इसके साथ ही आयात प्रतिबंध कम होता है। अब जो आयात प्रतिबंध है, जैसे कि अगर मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भारत में अमेरिका का कोई ब्रांड है वो वहाँ से ख़रीद कर यहाँ भारत में बेचूँ। ठीक है, अमेरिका का कोई सामान है वो मैं ख़रीद कर भारत में बेचूँ, तो मुझे आयात करना है, इंपोर्ट करना है, तो हो सकता है मुझे दिक्कत हो जाए। लेकिन वैश्वीकरण के दौर में इस चीज़ पर काफ़ी प्रतिबंध रहता है कि जो आयात है उस पर जो प्रतिबंध होगा वो कम होगा, कम रहता है, प्रतिबंध जो है वो कम रहता है। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है। इसके साथ ही इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित जो सेवाएं हैं उनको बढ़ावा मिलता है वैश्वीकरण के कारण, ऐसा सपोर्टर्स का कहना है। जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि वैश्वीकरण के बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनका एक अधिकार बढ़ जाता है। जैसे कि कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब वो बहुत ज़्यादा पैसा दे देती हैं किसी भी देश में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, तो वो रूल्स के साथ छेड़छाड़ करने लगती हैं। अब अफ्रीका जैसे किसी गरीब देश में कोई बड़ी एमएनसी चली जाती है, कोई बड़ी मल्टी नेशनल जो कॉरपोरेशन है, बड़ी कंपनी है, वो चली जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती है, तो वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना वो हिल जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए हिल जाता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज या सरकार उस कंपनी के विरुद्ध कोई कानून बनाए, मतलब ऐसी नीतियाँ बनाए जो उस कंपनी को पसंद नहीं है, तो वो अपना सारा पैसा निकाल लेगी और जो देश है वो एक बार में काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार प्रभाव पड़ता है, और नीतियाँ जब बनाते समय देश या जो सरकार है वो इन कंपनियों के दबाव में रहती हैं। तो ये एक नकारात्मक परिणाम भी आप इसे कह सकते हैं, आलोचकों का कहना है ऐसा। और आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ती है। साफ तौर पर कहा जाता है कि जो वैश्वीकरण है उससे बेरोजगारी काफ़ी बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जो लोकल शॉप होती हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। बड़े बड़े ब्रांड आ जाते हैं मार्केट में। जो खुद काम करने वाले जो लोग थे, जो एक टेलर है, सिंपल सी बात है, जो सिंपल सा जो एक टेलर है, अब उसका काम तो वो कंपनी छीन लेगी जो मशीन से सारा काम करती है, जो फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा सामान बना रही है, कपड़ा बना रही है। तो बेरोजगारी दिखाई देती है यहाँ पर। बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ जाती है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, और सिंपल सी बात है, जो कस्टमर है ना वो उसी शॉप पर जाएगा जहाँ पर ज़्यादा सामान उसे दिखाया जाए। और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, जाहिर सी बात है ये अमीर हैं, ये इनके पास काफ़ी पैसा है, तभी तो ये दूसरे देश में जा रही हैं। तो यहाँ पर ये भी है। वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से स्वीकृत नहीं बल्कि एक थोपी हुई प्रक्रिया है। बहुत लोग मानते हैं कि जो वैश्वीकरण है ना वो एक थोपी हुई प्रक्रिया है, ये तो है ही नहीं, बेकार चीज़ है, थोपी हुई है, जैसे कि जो बड़े देश हैं उन्होंने थोप दिया है, ऐसा कहना है कुछ देशों का। तो यहाँ तक आपको सामान्य बातें समझ में आ गई कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव भी हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हैं, आलोचक भी हैं, समर्थक भी हैं। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और नए आर्थिक त्रिकोण ने सूचना क्रांति की मदद से पूरे विश्व को एक ग्राम में परिवर्तित कर दिया, जिसका यहाँ पे अब थोड़ा अलग चीज़ें मैं अब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ पे अलग है चीज़ें। स्पष्ट उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना था। विश्वग्राम की यह अवधारणा भारत की परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा से अंतर रखती है, काफ़ी कुछ बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बात समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अब आगे थोड़ा, तो वैश्वीकरण की जो ये जो विचार है वैश्वीकरण का,
ये जो विचार है वैश्वीकरण का, इसने विश्व के एक गांव की भूमिका को बढ़ाया है। अब हर एक जो क्षेत्र है ना वो विश्वग्राम बन चुका है। विश्वग्राम का मतलब है कि आप देश के या आप विश्व के किसी भी जगह पर अगर आप खड़े हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो वो जगह विश्वग्राम हो चुकी है। विश्वग्राम मतलब अब वहाँ पर आप रहकर पूरे विश्व की सूचनाएं आप कलेक्ट कर सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और पूरे वर्ल्ड को अपनी सूचना भी दे सकते हो, आप कनेक्टेड हो। ठीक है, विश्वग्राम का मतलब यही है। लेकिन ये जो विश्वग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना है, एक दूसरे से संपर्क बनाकर आर्थिक लाभ कमाना ही है। लेकिन ये जो विचार है वो भारत की जो मूल विचार है उससे अलग है। जैसे कि भारत ने भी पूरे एक विश्व की बात की थी, विश्व परिवार की बात की थी, जिसे हम वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब था कि जो विश्व है वो पूरा परिवार की तरह है, और परिवार में तो हम लाभ वगैरह नहीं देखते ना, लाभ का मतलब हम केयर करते हैं एक दूसरे की, है ना। यहाँ परिवार में हम केयर करते हैं, ऐसा नहीं कि बस हम आर्थिक रूप से लाभ कमाने पर ध्यान दें। तो भारत की जो मूल विचार है भारत का वसुदेव कुटुंबकम, उससे ये पूरी तरह अलग है विश्वग्राम का विचार। भारत का जो वसुदेव कुटुंबकम का जो विचार था वो बात करता है आपसी सहयोग की बात करता है, वो सबकी सुख सबकी समृद्धि की बात करता है, सबका सांस्कृतिक उत्थानों इसकी बात करता है। लेकिन ये विश्वग्राम सिर्फ आर्थिक लाभ पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। तो यहाँ तक हमने पूरी तरह वैश्वीकरण को पूरी तरह कवर कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हमने पूरी तरह इसको समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं वैश्वीकरण और हिंदी के बारे में। अब ये जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह हिंदी पर प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का। देखो दोस्तों, भाषा पर वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने वाले विद्वान प्रभु जोशी कहते हैं वैश्वीकरण की जो सैद्धांतिकी वह एक रूपता के पक्ष में है। वह मानती हैं कि यदि, यहाँ पे शायद मानते हैं होगा, तो वह मानते हैं कि यदि पूरे विश्व में एक भाषा होगी तो वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक सिद्ध होगी। वे आगे समझाते हैं कि भारत एक बहुभाषा बहुबोली का वाला देश है। इसके साथ ही भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है। बाजार के विस्तार की एक मुख्य शर्त यह है कि एक ही भाषा में संवाद। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के अंतर्गत अंग्रेजी का प्रचार प्रसार विगत 3-4 दशकों से किया जा रहा है। इसे ज्ञान विज्ञान और प्रगति की भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बात को समझिए। अब हम बात करें वैश्वीकरण और हिंदी की, तो इस पर विचार करते हुए एक विद्वान है प्रभु जोशी, इन्होंने कुछ समझाया है हमें। तो इन्होंने कहा जो वैश्वीकरण है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि वो एक रूपता लाना चाहता है पूरे विश्व में। सिंपल सी बात है, जो वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो पूरे विश्व में समानता लाना चाहता है, एक रूपता। समानता मतलब ये नहीं है कि सभी को पैसे के मामले में समान कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सांस्कृतिक चीज़ें ज़्यादा हैं कि जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ, जो भाषा वगैरह है, इसमें एक रूपता लाने के पक्ष में रहता है वैश्वीकरण। और भारत की बात करें तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और ये बाजार का मतलब है भारत में बहुत ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन भारत में अगर हम भाषा की बात करें तो भारत में हज़ारों भाषाएं हैं। अगर नॉर्मली रिकॉग्नाइज की बात करें तो 512 भाषाएं, तो आमतौर पर हम बात जानते हैं कि 512 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं नॉर्मली। इससे ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं निकलेंगी। ठीक है, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाएं, सब कुछ शामिल हैं 512 में। और भारत के संविधान में भी एक से ज़्यादा भाषाओं को साफ तौर पर दर्शाया गया है। तो भारत में अगर हम भाषा की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो वैश्वीकरण है वो मुख्य तौर पर यही चाहता है कि एक रूपता सामने आए। और वैश्वीकरण का मुख्य लाभ तभी होगा जब एक रूपता होगी, जब एक समानता होगी। तो वैश्वीकरण पूरी तरह एक रूपता स्थापित कर रहा है, एक रूपता स्थापित करने का उसका प्रयास है। क्योंकि देखो, भारत ना एक बड़ा मार्केट है। अब इस बड़े मार्केट में लाभ तभी होगा जब एक ही भाषा में संवाद होगा, एक ही भाषा में कम्युनिकेशन होगा। अब भाई, मैं बेंगलोर की शॉप से कुछ सामान खरीदना चाहता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मैं बेंगलोर के व्यक्ति से कुछ सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं किस भाषा में बात करूँगा? जो मुझे आती हो और जो उसे आती हो। तो संवाद हम तभी कर पाएंगे आपस में बातचीत जब जो भाषा हम दोनों को आती हो। नहीं तो मैं क्यों खरीदूंगा उससे? मैं तो भाई उत्तर भारत का रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यहीं आसपास की दुकान से कुछ खरीद लूँगा। तो लेकिन
वैश्वीकरण का मानना तो यही है कि अगर बाजार में हमें कमाना है तो भाषा संवाद को हमें एक रखना पड़ेगा। और इसी के चलते भारत में हम देख रहे हैं कि जो वैश्वीकरण है उसने अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है और अंग्रेजी भाषा का 3-4 दशकों से बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। और ये एक ऐसी भाषा मानी जाती है जिससे ज्ञान, विज्ञान और प्रगति हो रही है। अगर आप अंग्रेजी भाषा फैल रही है तो ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये सामान्य बातें अभी कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर अभी नहीं पहुंचना आपको। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वैश्वीकरण ने भारतीय संस्कृति एवं हिंदी का भाषा के विकास एवं विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व का ध्यान हिंदी और भारतीय संस्कृति की ओर आकर्षित हुआ है, किंतु फिर भी हम हिंदी को रोजगार, आर्थिक कार्यकलापों के उस प्रकार से नहीं जोड़ पाए जैसे अंग्रेजी को। इसी कारण, यहाँ पे एक पूर्ण विराम होगा, इसी कारण कहीं ना कहीं यह केवल मनोरंजन एवं विज्ञापन की भाषा बनकर रह गई है। विगत कुछ वर्षों में हिंदी को विविध क्षेत्रों में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और आशा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणामस्वरूप हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं ज्ञान, विज्ञान, व्यापार, प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में अपना स्थान प्राप्त कर पाएंगी। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर हम भारत को देखें तो वैश्वीकरण के कारण भारत में एक भाषा पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, स्पेशली अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा फैलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम एक सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉजिटिव पॉइंट से देखें, तो वैश्वीकरण के कारण जो हिंदी भाषा है वो फैली भी है। फैली होने का मतलब यह है कि विश्व में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का थोड़ा प्रसार हुआ है, लोग थोड़ा समझने लगे हैं कि हाँ, हिंदी भाषा काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्व में फैलने लगी है, क्योंकि कई सारे भारतीय लोग विश्व में जा रहे हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, तो कई सारे लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित होने का मतलब यह है कि लोगों को पता चल रहा है कि ये जो भाषा है, हिंदी भाषा, ये ऐसे कुछ शब्द फैल रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी भाषा बहुत अच्छे से फैल रही है, लेकिन बस एक सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कई सारे सम्मेलन होते हैं तो वो पूरे विश्व लेवल पर होते हैं और हिंदी भाषा से लोगों को परिचित कराया जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, हिंदी भाषा को हम उस तरह अहमियत नहीं दे पाए जैसे कि हमने इंग्लिश को दे दी। अब जो ये अंग्रेजी भाषा है वो एक रोज़गार का सूचक बन चुकी है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो नॉर्मली आप 20-25 हज़ार की जॉब कर सकते हैं। ये पूरे उसमें फैला हुआ है, गली गली में ये बात साफ तौर पर फैली हुई है, ठीक है। और ये हकीकत भी है, इंग्लिश भाषा नॉर्मली आपको आती है तो आपको कहीं भी नॉर्मली आसानी से जॉब मिल सकती है, ऐसा मानना भी है और ऐसा हो भी रहा है, देखा भी जा सकता है। तो ये जो हमने भाषा को आर्थिक स्थिति के साथ जोड़ दिया, रोजगार के साथ जोड़ दिया, हिंदी को हम ऐसा दर्जा नहीं दे पाए हैं। आज भी हिंदी भाषा का जो ज़्यादा यूज़ है वो बस हम मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञापन के क्षेत्र में देख रहे हैं। रोजगार वगैरह के क्षेत्र में हिंदी भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा वरीयता दी जा रही है। विगत कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति के उत्थान की बात की जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है जिसमें हिंदी भाषा को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो बट अभी फिर भी इस पर काम करना बाकी है। विगत 4 दशकों में भारत में वैश्वीकरण के बढ़ते विस्तार के हिंदी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। साफ तौर पर हमें दिखाई देता है कि हिंदी पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभाव पड़े हैं वैश्वीकरण के। एक और हिंदी का विस्तार हिंदी भाषी प्रदेश से आगे बढ़कर देश के विभिन्न भागों में हुआ, वहीं दूसरी ओर विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार तीव्र गति से हुआ। तो वैश्वीकरण के एक सकारात्मक रूप में जब हम देखते हैं तो हिंदी का प्रसार हुआ, भारत से बाहर बोली जाने लगी ये भाषा। भारतीय लोग जब बाहर गए तो बाहर भी कई लोगों ने इसका यूज़ किया, तो ये यहाँ पे एक सकारात्मक हमने देखा। पिछले 4 दशकों में 11 में से 9 विश्व हिंदी सम्मेलनों का भारत सहित अलग अलग देशों में आयोजन, अनेक गैर सरकारी संस्थाओं जो NGOs वगैरह हैं उनके द्वारा विश्व में अनेक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी के पक्ष में सकारात्मक वातावरण बनाना, विश्व हिंदी सचिवालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना, भारत के बाहर बॉलीवुड और हिंदी धारावाहिकों की धमक, प्रवासी हिंदी साहित्य का अभूतपूर्व विकास,
विदेशों में हिंदी पत्र पत्रिकाओं जो मैगजीन्स वगैरह का प्रकाशन और रेडियो चैनलों का विस्तार आदि अनेक ऐसी सकारात्मक स्थितियां बनी हैं जो हिंदी पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव की घोषणा करती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो गया, ये नोट हो गया, लेकिन फिर भी आप लर्न कर सकते हैं तो लर्न कर कीजिए। देखिए, ये सारी गतिविधियां की जा रही हैं जिसके तहत विश्व में वैश्वीकरण का थोड़ा सकारात्मक प्रभाव हमें दिखाई देता है हिंदी भाषा के ऊपर, क्योंकि अब विश्व में बड़े बड़े सम्मेलन स्थापित किए जाते हैं, विश्व के लोग जुड़ते हैं, कई सारी पत्र पत्रिकाएं लोग पढ़ते हैं हिंदी में, हिंदी जो फिल्में हैं वो फेमस हो रही हैं विश्व में। बॉलीवुड की बात करें अगर हम, तो इससे काफ़ी लोग परिचित हुए हैं, इससे थोड़ा देखा जा रहा है कि विश्व में हिंदी भाषा फैली है। दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे नोट्स थोड़े आपको बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, मैं सारी बातें तो आपको समझा ही रहा हूँ। ऐसा एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाइट ब्लैक एंड वाइट देख देख कर आप भी बोर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही रही होंगी, कोई इधर दिक्कत नहीं है। बस समझिए, मेन चीज़ हमें समझना है। टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आंसर भी हम खुद ही लिख कर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, याद भी हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने अभी थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर ली, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा हिंदी के ऊपर। अभी नकारात्मक के आगे और बात कर लेते हैं कि इसके विपरीत अगर हम देखें तो भारत में वैश्वीकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आकर्षक नौकरियों में अंग्रेजी की अनिवार्यता ने मानो हिंदी के पंख ही काट दिए हों। ठीक है, सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध की विभीषिका झेल रहे युवाओं के लिए यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां रोजगार रूपी अमृत संजीवनी लेकर प्रकट हुई, किंतु इनके द्वारा केवल अंग्रेजी में दक्ष युवाओं की नियुक्ति करना उन लाखों युवाओं के लिए दुस्वप्न सिद्ध हुआ जो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय भाषा समाज ने तुरंत इस स्थिति को समझा और महानगरों से नगरों और नगरों से कस्बों और कस्बों से गांवों तक अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल की बाढ़ सी आ गई। बाढ़ होगा यहाँ पे, स्कूलों की बाढ़ सी आ गई। अंग्रेजी के प्रति बढ़ते आकर्षण ने हिंदी का गला घोंटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिंदी केवल मनोरंजन, विज्ञापन तथा बोलचाल की भाषा बनती चली गई। उच्च कक्षाओं में अंग्रेजी ना जाने किस नियम के अंतर्गत अनिवार्य होती चली गई। उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन का माध्यम अंग्रेजी बनता चला गया और हिंदी तथा हिंदी प्रेमी ताकते रह गए, मतलब देखते ही रह गए। तो यहाँ पे बात को समझिए। नकारात्मक प्रभाव दोस्तों साफ है कि देखो, अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई या नॉर्मली विश्व में आती हैं, तो भारत की हम बात कर रहे हैं तो भारत में MNCs आई और सबने कहा कि नौकरियां मिलेंगी सबको। अब नौकरियां उन्हीं लोगों को मिल रही हैं जिनको अच्छी अंग्रेजी आती है। तो मतलब भाषा का प्रभाव साफ तौर पर हम देख सकते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो नौकरियां उन्हीं लोगों को दे रही हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा दक्ष हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे से वो बोल सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को मिल रही है। और ऊपर से जो सरकारी नौकरियां हैं, क्योंकि बहुत कम रह गई हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करते हुए जब लोगों के पास दूसरा प्राइवेट जॉब का मौका भी है तो उसमें भाषा के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता या भाषा के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से प्रभाव आप कह सकते हैं इसको। तो बहुत बड़ा ही प्रभाव है ये, साफ तौर पर है भी ऐसा। अगर आप नॉर्मली अगर मैं चाहूँ या नॉर्मली कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा चाहे कि मुझे एक अच्छी प्राइवेट जॉब मिल जाए, तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के चलते ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मुझे एक अच्छी जॉब लेने में। सरकारी में मिल सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए नॉलेज की, तो नॉलेज मेरे पास काफ़ी है। एज अ टीचर अगर मैं किसी स्कूल में जाऊँ पढ़ाने तो लोग मुझे रखने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में जाऊँ, नॉर्मल स्कूल में जाऊँ, तो लोग मुझे टीचर्स की जॉब दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी बड़े एक अच्छे स्कूल में अगर अप्लाई करूँ प्राइवेट स्कूल में, तो मे बी लैंग्वेज के चलते मुझे वहाँ अपॉइंट ना किया जाए। काफ़ी ज़्यादा चांस हैं इसके, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही चलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का जो माध्यम है वो इसी नौकरियां वगैरह के चलते इंग्लिश की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। लोगों की गलती नहीं है, साफ तौर पर लोगों की गलती नहीं है। जो चीज़ सही है तो सही है। तो इंग्लिश सीखने के पीछे ही आज की हम युवा देख रहे हैं, भाग रहे हैं। ना सिर्फ नगरों में, बल्कि अब सभी लोगों को पता है कि इंग्लिश से जॉब मिल सकती है। तो गांव में भी, दूसरे जो दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पे भी लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त था जो कि मणिपुर का है, दोस्त है, क्लासमेट है, दोस्त नहीं नॉर्मली। तो वो मणिपुर का है।
तो अब आप देखिए जो मणिपुर का वो बच्चा है तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। अब इतने दूर का रहने वाला व्यक्ति और आज ड्यू में वो पढ़ रहा है, तो उसकी इंग्लिश के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इतने दूर दराज के एरिया में इंग्लिश कितनी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि एक बेनिफिट है कि थोड़ी समानता आती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं बस यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हिंदी भाषा के ऊपर प्रभाव की बात कर रहा हूँ। और स्कूलों की भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल आ गए हैं सामने, और प्राइवेट स्कूल सिर्फ इसीलिए आते हैं कि वो अंग्रेजी शिक्षा देंगे, और लोग भी अपने बच्चों को इसीलिए पढ़ाते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश शिक्षा मिलेगी। और सरकारी जो स्कूल हैं, साफ तौर पर मैक्सिमम जो सरकारी स्कूल हैं हिंदी मीडियम में ही वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और हकीकत है, जब मैं भी सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में था तो जो टीचर्स थे वो भी इंग्लिश में इतना पढ़ाने में इफ़िशिएंट नहीं थे जितना वो हिंदी अच्छे से पढ़ाते थे। हिंदी जो टीचर्स थे हमारे, वो हिंदी में ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकते थे, और वो हम भी हिंदी मीडियम से ही थे, तो गवर्नमेंट स्कूल में हम हिंदी ही पढ़ते थे। तो उस समय लगता था कि काफ़ी चीज़ें ठीक हैं और हम आगे जाएंगे काफ़ी, लेकिन भाषा जैसे जैसे हायर एजुकेशन में गए, कॉलेज में गए, तो हिंदी भाषा पूरी तरह ख़त्म सी ही हो गई। जो हायर एजुकेशन है वहाँ पर हिंदी भाषा ना के बराबर है। ना के बराबर का मतलब ये है कि बहुत कम है। आप जैसे कि आप रेगुलर कॉलेज में देख सकते हैं, जितनी भी जो टीचर्स हैं वो रीडिंग्स देते हैं आपको पढ़ने के लिए, आपको बुक्स बताते हैं, तो वो इंग्लिश में ही लिखी गई हैं। तो इस तरह से हायर एजुकेशन में भारत के अंतर्गत हिंदी भाषा का जो स्थान है वो काफ़ी ज़्यादा निम्न हो गया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कम हो गया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का वैश्वीकरण का जितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उससे कहीं अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जिस तीव्र गति से संपूर्ण विश्व में परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं पर मंडराता संकट निकट भविष्य में घातक परिणाम दिखा सकता है। यह सत्य है कि विश्व में प्रयोक्ताओं, जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या के स्थान पर हिंदी अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। विदेशों में भारतीयों की बढ़ती संख्या और प्रतिष्ठा के कारण स्वाभाविक रूप से हिंदी वहां कुछ महत्व पाने लगी है। किंतु यह भी कटु सत्य है कि अपने ही देश में भारत में हिंदी की जड़ें निरंतर कमज़ोर होती जा रही हैं। देखिए दोस्तों, विश्व में भारतीय जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्थान पर हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, तो हिंदी भाषा से लोग परिचित हो रहे हैं उनके द्वारा पूरे विश्व में। ऐसी बात नहीं कि पूरे विश्व में लोग परिचित नहीं है, लोग परिचित हो रहे हैं हिंदी भाषा से। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें ज़मीनी स्तर पर, अगर हम देखें भारत के अंदर, अगर हम बात करें तो अंग्रेजी का जिस तरह से प्रचार हो रहा है, तो उस तरह से हमें हिंदी भाषा को भी बनाए रखना होगा। जो आर्थिक सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक, जो हमने आर्थिक स्थिति रोजगार के साथ जैसे हमने अंग्रेजी को जोड़ा है, वैसे हमें हिंदी को भी जोड़ना होगा। जैसे कि हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वर्तमान समय में सभी लोग इंग्लिश भाषा के पीछे भाग रहे हैं। सिंपल सी बात है कि इंग्लिश के पीछे लोगों को अपना एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह हमें हिंदी के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो संकट है वो आगे भविष्य में एक बड़ा संकट साबित हो सकता है भाषा को लेकर। तो ये सारी चीज़ें थी वैश्वीकरण और भाषा से संबंधित, और इसमें हमने यही देखा कि वैश्वीकरण का हिंदी भाषा के ऊपर जितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उससे कहीं ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। तो यहाँ हमने भाषा को देख लिया अच्छे से, हिंदी और वैश्वीकरण और हिंदी भाषा के बीच क्या संबंध रहा था, किस तरह से वैश्वीकरण का हिंदी भाषा के ऊपर प्रभाव रहा है, इसको हमने समझ लिया। और जो भी टॉपिक अभी रह गए हैं, जैसे कि वैश्वीकरण और संस्कृति, तो इनको और जो भी टॉपिक और भी हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएं, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।